इस वीडियो के माध्यम से हम मासा यानी एचसीएफ को डिटेल में समझते हैं और इसके संबंध में हर छोटे से छोटा फैक्ट को समझेंगे ताकि ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये मासा पर बेस्ड क्वेश्चन तो आएंगे ही, लेकिन अन्य चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं दूसरे टॉपिक के, उनमें भी मासा का यूज होता है। आइए शुरू करते हैं। महत्तम समापवर्तक, इसको शॉर्ट में मासा बोला जाता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, शॉर्ट में एचसीएफ, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या इसको जीसीडी भी बोला जाता है। इसके शब्दों को समझें महत्तम समापवर्तक के। तो महत्तम का अर्थ होता है बड़े से बड़ा या सबसे बड़ा। समापवर्तक का अर्थ होता है सम प्लस अपवर्तक। अपवर्तक का मीनिंग होता है गुणनखंड या फैक्टर। सम मतलब समान, ऐसा बड़े से बड़ा अपवर्तक या गुणनखंड जो सभी में समान रूप से दिया गया है। ऐसा समान गुणनखंड जो सभी संख्याओं में दिया गया है मासा कहलाता है। इसी से इसकी डेफिनेशन बनती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। दी गई संख्याओं का मतलब है कि जिन संख्याओं के संबंध में प्रश्न पूछा गया है कि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो मासा उन संख्याओं को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वह बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। दो संख्याएं ले लीजिए, जैसे हमने ले ली 12 और 18। तो प्यारे बच्चों, अब हमें इसके बारे में सोचना है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 12 और 18 दोनों को विभाजित करती है। तो आप कहेंगे 6। 6 एक ऐसी संख्या है जो 12 और 18 दोनों को विभाजित करेगी। 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो 12 और 18 को दोनों को एक साथ विभाजित कर दे। 7 12 को ना 12 को करेगा, ना 18 को। 8 ना 12 को, 18 को। 9 12 को नहीं करेगा, 18 को करेगा। 12 12 को करेगा लेकिन 18 को नहीं करेगा। तो 6 एक ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करती है, और 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करती है। तो प्यारे बच्चों, ये 6 क्या है, इसका मासा है। क्योंकि मासा की डेफिनेशन है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा इसको मासा को ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं, जिनमें पहली विधि है गुणनखंड विधि। आइए समझते हैं कि गुणनखंड विधि क्या है। दी गई संख्याओं की गुणनखंड करेंगे और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे उनको लेकर के आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमें मासा मिल जाता है। मासा में सदैव उभयनिष्ठ गुणनखंड लिए जाते हैं। संख्याओं के गुणनखंड करेंगे, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे उन्हें लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे, यानी शेष अन्य गुणनखंड इसमें प्यारे बच्चों छोड़ दिए जाते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसमें 24, 32 और 40। इनके फैक्टर करेंगे 24 के, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 32 के करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। 40 के करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5। अब हम इन संख्याओं में जो हमने गुणनखंड किए हैं इनमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे। तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमने 2 को पिक किया। 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, 2 को पिक किया, यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको हमने पिक कर लिया। बाकी 3 यहाँ पर है, नीचे नहीं है, छोड़ देंगे।
2 और 2 यहाँ पर है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, छोड़ देंगे। और 5 नीचे है, ऊपर की संख्याओं में नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे। तो उभयनिष्ठ संख्याओं की अब आपस में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, गुणा करेंगे। तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो प्यारे बच्चों 8 क्या है, इन दी गई संख्याओं का क्या है, मासा है। देखिए ये 8 दी गई तीनों संख्याओं को विभाजित करता है। 24 को, 32 को और 40 को विभाजित करेगा तो 8 मासा है। 8 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दी गई संख्याओं को एक साथ विभाजित कर दे। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि दूसरा सवाल है 24, 60 और 84, इनके फैक्टर कर लेते हैं। 24 के फैक्टर हमने ऊपर किए हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 60 के टुकड़े 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 84 के टुकड़े 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 या 21 और 21 चौक 84। कॉमन फैक्टर लेना है हमें, जो वैनिष्ठ गुणनखंड है हमें सिर्फ वही लेने हैं, बाकी इसमें हमें छोड़ देंगे। तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमने पिक किया इसको। यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको भी पिक किया। 2 यहाँ है, नीचे नहीं है, छोड़ देंगे। 3 यहाँ भी है, यहाँ है, यहाँ है, इस 3 को हमने पिक कर लिया। 5 यहाँ है, ऊपर नहीं है, और 7 यहाँ है, ऊपर नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों इनके आपस में क्या करा देंगे, गुणा। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। इन संख्याओं का मासा कितना आ गया प्यारे बच्चों, गुणनखंड विधि से 12 आ गया। और 12 इन दी गई संख्याओं को विभाजित करता है, 24 को, 60 को, 84 को। 12 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं को एक साथ विभाजित कर दे। तो प्यारे बच्चों 12 क्या है, इन संख्याओं का मासा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भली भांति समझ गए होंगे। इसको रिवाइज कर लेंगे कि गुणनखंड विधि से कैसे मासा निकाला जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसको अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करेगी तो वो क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, मासा कहलाएगी। मासा प्यारे बच्चों दी गई संख्याओं का गुणनखंड है, यानी बड़े से बड़ा गुणनखंड है। तो आप देख लीजिए 24 को हम करेंगे 12 गुणा 2, ये मासा है। 60 को देखेंगे तो 60 को हम लिख सकते हैं कि 12 गुणा 5। 84 को हम लिख सकते हैं, 84 को 12 गुणा 7, 12 सत्ते 84। तो ये 12 दी गई सभी संख्याओं में एक गुणनखंड के रूप में मौजूद है। और कैसे गुणनखंड के रूप में मौजूद है, जो बड़ा है, सबसे बड़ा गुणनखंड है। तो मासा दी गई संख्याओं का एक गुणनखंड होता है। और कैसा गुणनखंड होता है, जो सबसे बड़ा गुणनखंड हो। या हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि मासा एक ऐसा भाजक है, मासा एक ऐसा भाजक है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड करता है, यानी शेषफल हमारा 0 आता है। मासा क्या है, एक भाजक है, या हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा गुणनखंड भी है। दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा क्या है, गुणनखंड। मासा ज्ञात करने की गुणनखंड विधि एक महत्वपूर्ण विधि है। आइए अन्य तरीके की बात करते हैं। न्यूनतम घात विधि, इसमें दी गई संख्याओं को आप घात के रूप में लिख लेंगे, या संख्याएं पहले से घात के रूप में दी गई हैं, तो उनका हम मासा कैसे ज्ञात करेंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे, 84, 26 और 140 है यहाँ पर एक उदाहरण। और 24, 32 और 40 है, जिस पर हमने पीछे भी सवाल किया है। तो हम इनको क्या करेंगे,
घात के रूप में चेंज कर लेंगे। और जो सबसे न्यूनतम घात का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, न्यूनतम घात का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ध्यान से समझ लीजिए, न्यूनतम घात यानी सबसे कम घात का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी जो सभी में गुणनखंड दिया हो, उसको हम लेकर के आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 24, 24 के फैक्टर करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। 32 को लिख लेंगे प्यारे बच्चों, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, 5 बार 2 लिखने पर आपस में गुणा करने पर 32 हो जाता है, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। और ये हमारा 40, तो 40 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 गुणा 5, यानी 2 की पावर 3 गुणा 5 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि न्यूनतम घात का वैनिस्ट गुणनखंड तो दो तीनों में है, तीनों फैक्टर में 2 मौजूद है, लेकिन न्यूनतम घात कहाँ है, तो न्यूनतम घात है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ 2 की पावर 5 है। तो हम क्या लेंगे प्यारे बच्चों, मासा के लिए 2 की पावर 3 लेंगे। 3 की पावर 1 यहाँ है, न्यूनतम तो है, लेकिन यहाँ पर 3 का कोई गुणनखंड मौजूद नहीं है, और यहाँ पर भी 3 का कोई गुणनखंड मौजूद नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। 5 यहाँ है, ऊपर नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे। तो 2 की पावर 3 यानी 8। प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा मासा इसका, 8 हो जाएगा। देखिए हमने ऊपर भी कितना निकाला है, 8 निकाला है। कितना निकाला है, 8। पहले वाला एग्जाम्पल लेते हैं। 84, 126 और 140, 84 के टुकड़े कर लेते हैं प्यारे बच्चों। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 के 1 के शौक 84। 126 के टुकड़े कर लेते हैं, 2 गुणा 63 यानी 3 गुणा 3 गुणा 7, 3 3 9, 9 7 63 दूनी 126। 140 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 7 पंजे 35 और 35 चौका 140। तो प्यारे बच्चों, हमें यहाँ से क्या लेना है, पहले इन्हें हम घात में चेंज कर लेते हैं। तो 2 की पावर 2, 3 है यहाँ पर, तो 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। तो हमें लेना है न्यूनतम घात का उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 1 है और 2 तीनों में मौजूद है, तो 2 की पावर 1 गुणा 3 यहाँ है, यहाँ नीचे नहीं है, छोड़ देंगे। 5 यहाँ है, ऊपर नहीं है, तो छोड़ देंगे। 7 यहाँ मौजूद है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 7 की पावर 1 यानी 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये इसका मासा है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 7 यानी कितना हो गया, 14। 14 कितना हो गया मेरे बच्चों, इसका मासा हो गया। ये दी गई संख्याओं को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो ये विधि थी न्यूनतम घात विधि। प्यारे बच्चों, इसमें याद रखना है आपको कि न्यूनतम घात यानी सबसे कम घात का कौन सा गुणनखंड लेना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है, जो सभी के अंदर ऊपर की दोनों विधि आप अच्छे से समझ गए होंगे।
दूसरी विधि की बात करते हैं, वो है मासा ज्ञात करने की भाग विधि। यानी भाग विधि से हम दी गई संख्याओं का मासा निकालेंगे। दी गई संख्याओं को एक साथ भाग दे करके मासा ज्ञात किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, हमें ऐसी संख्या से भाग करना है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे। ऐसी संख्याओं का चुनाव करना है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करें। तो आइए देखते हैं किस तरीके से एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस बात को समझ लेते हैं। 24, 32 और 40, इसको इस तरीके से लिख देते हैं। तीनों संख्याओं को एक साथ लिख देते हैं और ऐसी संख्या से भाग करेंगे जो तीनों संख्याओं को विभाजित करे। तो 2 से भाग करते हैं तो 2 24 को विभाजित करेगा 12 आ जाएगा। 32 को भाग करेंगे 16 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 20 आ जाएगा। फिर हम 2 से फिर विभाजित करते हैं तो 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16 और 2 धाई 20। प्यारे बच्चों, फिर हम 2 से विभाजित करते हैं तो 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो नीचे जो गुणनखंड बचे हैं वो अलग अलग संख्याओं से विभाजित होंगे। यानी एक संख्या से तीनों गुणनखंड विभाजित नहीं होंगे। तो इसको यहीं रोक देते हैं और जो ऊपर गुणनखंड आए हैं इनके प्यारे बच्चों क्या करा देंगे, आपस में गुणा करा देंगे। यानी मासा बराबर जो गुणनखंड यहाँ पर आए हैं उन सभी की क्या करानी है, गुणा करानी है। 2 गुणा 2 गुणा 2, तो प्यारे बच्चों कितना आया, 8। तो दी गई संख्याओं का मासा कितना हो जाएगा, 8। मासा ज्ञात करने की अन्य विधि की बात करते हैं। ये भी एक भाग विधि है। इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो संख्याएं हमें दी गई होती हैं उनमें सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे करके हम मासा ज्ञात करते हैं। ये विधि उन सवालों पे लगाई जाती है जहां संख्याएं बड़ी बड़ी दी गई हों, प्रथम दृष्टया हम उनके फैक्टर ना कर पा रहे हों, तो हम वहां पर भाग विधि का यूज करते हैं और इम्पोर्टेंट विधि है। आइए कैसे, 1048 और 1441 का मासा ज्ञात करें। तो 1048 से 1441 को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, भाग देंगे। 1048 और 1441, तो 1441 में एक बार पहाड़ा जाएगा 1048 का। तो प्यारे बच्चों यहाँ से इसको माइनस कर देंगे एक बार भाग देने के बाद, तो कितना बचेगा, 393। 393 यहाँ पर हमारा शेष आया। अब ये शेष पहले वाली संख्या के लिए किसका काम करेगा, भाजक का काम करेगा। भाजक का, यानी हम शेष से पहली वाली संख्या यानी पहले भाजक को क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो प्यारे बच्चों हम 1048 को क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 3 दूनी 6, 2 नैम 18, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना हो गया, 786। तो यहाँ से कितना शेष बचता है, 2। यहाँ से कितना शेष बचेगा बच्चों, 4 यानी 14, 6 और यहाँ से कितना शेष बचेगा, 2 यानी 262। अब यहाँ पर ये शेष बचा है तो ये जो है भाजक का काम करेगा पहले वाले भाजक के लिए, उससे पहले वाले भाजक के लिए भाजक का काम करेगा ये वाला शेष। अब हम 262 से 393 को भाग देंगे, 393 को भाग देंगे 393, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 262, यहाँ से कितना बचा प्यारे बच्चों, 131। अब जो ये शेष बचा है 131,
वो इससे पिछली संख्या के लिए किसका काम करेगा? भाजक का काम करेगा। तो 131 से हम 262 को भाग देंगे। 262 तो दो बार चला जाएगा, 262 यानी क्रॉस, कोई भी शेष यहाँ पर नहीं बचता है। तो जो ये 131 है, यानी जो अंतिम भाजक है, क्या लिखा है यहाँ पर? अंतिम भाजक मासा कहलाता है। यानी जो अंतिम भाजक है, जो दी गई संख्या को पूरा पूरा, पिछली भाजक को पूरा पूरा काट देता है, तो प्यारे बच्चों ये क्या कहलाता है? मासा कहलाता है। क्या कहलाता है? मासा कहलाता है, यानी अंतिम भाजक। अंतिम भाजक क्या कहलाएगा? मासा कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो ये आगे का एग्जाम्पल आप करेंगे, इसको करके प्रैक्टिस करेंगे। ये भाग विधि है, इसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है। और जो अंतिम भाजक बचेगा, जिससे पूरा पूरा पिछला भाजक कट जाएगा, वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? मासा कहलाएगा। यानी 131 मासा है। 131 ऐसी संख्या है जो 1048 और 1441 को पूरा पूरा विभाजित करेगा। या ये भी कह सकते हैं कि 131, 1048 और 1441 का क्या है? एक गुणनखंड है, बड़े से बड़ा गुणनखंड है। प्यारे बच्चों, ऊपर मैं आपको मासा निकालने की 4 विधि समझा चुका हूँ। 2 विधि गुणनखंड विधि में है, 2 विधि भाग विधि में है। आप इन विधि को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे। हमसे सारी विधि आनी चाहिए। ये सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कहाँ कौन सी विधि अप्लाई करनी है। सभी विधि आपको सीखनी है, बहुत अच्छे से इनको प्रैक्टिस करना है, बहुत ध्यान से इनको समझना है। आइए मासा निकालने के एक और तरीके की बात करते हैं। इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों? दी गई संख्याओं का अंतर निकालते हैं। जो संख्याएं आपको दी गई हैं उनका क्या करेंगे? हम डिफरेंस करेंगे। उन अंतर में जो अंतर सबसे छोटा होगा वह मासा होगा, या यदि वह सबसे छोटा अंतर मासा नहीं है तो उस छोटे अंतर का गुणनखंड मासा होगा। यानी उसको हम फैक्टर कर लेंगे, तोड़ लेंगे, तो वहां से हमें मासा प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। तो हम संख्याओं का क्या करेंगे प्यारे बच्चों? डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आया? 84 और 126 का। 26 और 84 यानी कितना हुआ प्यारे बच्चों? 26, 10, 36 और 6, 42। कितना डिफरेंस हुआ प्यारे बच्चों? 42। 126 और 140 का कितना डिफरेंस होगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा? 14। तो इनमें सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा है? 14 है। यदि 14 दी गई संख्याओं को विभाजित करेगा तो ये मासा हो जाएगा, या 14 का कोई गुणनखंड यानी इससे छोटी कोई संख्या क्या होगी? मासा कहलाएगी। तो चेक कर लेते हैं। 14 से हमने 84 को भाग दिया। 14 पंजे 70 छंग 84 डिवाइड करता है। 14 नमा 126 डिवाइड करता है। 14 ढाई 140 डिवाइड करता है। तो ये 14 दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करता है। तो प्यारे बच्चों मासा कितना हो जाएगा आपका? 14, यानी 14। इसमें क्या करेंगे? एक बार रिवाइज कर देता हूँ। दी गई संख्याओं का अंतर निकालेंगे। जो अंतर सबसे छोटा आएगा या तो वह मासा होगा, यदि वो मासा नहीं है तो उस सबसे छोटे अंतर का कोई गुणनखंड मासा कहलाता है। तो हम अंतर करेंगे, जो अंतर होगा उससे दी गई संख्याओं को ऊपर डिवाइड करके चेक कर लेंगे। यदि वो सभी को डिवाइड करता है तो मासा है, यदि डिवाइड नहीं करता है तो हम उसके फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों? 14 क्या है? मासा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारी विधि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हर एक विधि यानी हर एक पैटर्न का अपना महत्व है। क्वेश्चन के हिसाब से हमें विधि अप्लाई करनी है
और मैं एग्जाम्पल आपको करने के लिए दे दूंगा। उन एग्जाम्पल के माध्यम से आप प्रैक्टिस करेंगे और सारी की सारी विधि याद रखेंगे। मासा क्या है ये बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे, फिर हमें किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मासा के कुछ संबंध में कुछ विशेष बातें हैं जो हमें याद रखनी है। अभाज्य संख्या अभाज्य या सह अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव कितना होता है? एक होता है। तो प्यारे बच्चे इसको याद रखेंगे। अभाज्य संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं वो संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए, जैसे कि 7 और 19 का मासा कितना होगा? तो 7 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से और एक से विभाजित होती है, इसके फैक्टर कर लिए। 19 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से और एक से विभाजित होती है, तो ये एक अभाज्य संख्या है। तो दोनों अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा प्यारे बच्चों? एक होगा। कोई भी संख्या दे और वो अभाज्य है तो उनका आंसर हमेशा कितना होगा? एक होगा। दूसरा फैक्ट चेक कर लेते हैं। दी गई संख्याओं का मासा सदैव सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है या उसका कोई गुणनखंड होगा। ये प्यारे बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी वो मासा होगा या उसका कोई गुणनखंड होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हम ऊपर कर चुके हैं, उन्हीं में से कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 24, 32 और 40। तो इनमें सबसे छोटी संख्या हमारे बच्चों कौन सी है? 24 है। या तो 24 मासा होगा या 24 का कोई गुणनखंड मासा होगा। तो प्यारे बच्चों देख लेते हैं कि 24 24 को तो डिवाइड करेगा लेकिन 32 और 40 को डिवाइड नहीं करेगा। तो 24 गुणा 1 यानी ये मासा नहीं है 24। तो प्यारे बच्चों देख लेते हैं कि 12 गुणा 2, 12 गुणा 2 यानी अब 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 दूनी 24, लेकिन 32 को विभाजित नहीं करता और 40 को विभाजित नहीं करता, तो 12 भी नहीं है। अब 24 का तीसरा फैक्टर करेंगे, 8 गुणा 3। तो 8 से चेक कर लेंगे तो 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32 और 8 × 5 = 40। तो ये 8 जो है वो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। तो ये प्यारे बच्चों क्या है? मासा है। 8 क्या है? मासा है। और ये सबसे छोटी संख्या 24 का क्या है? एक गुणनखंड है। और ये सभी अब मासा है तो सभी का गुणनखंड है। तो फिर इसको याद रखेंगे कि मासा हमेशा सदैव सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे भी छोटा होगा। मासा कभी भी दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। मासा भाजक होता है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है तथा दी गई संख्याएं भाज्य होती हैं। जिन संख्याओं का हम मासा निकालते हैं तो मासा उन संख्याओं को विभाजित करेगा, तो क्या होगा? भाजक। और जिन संख्याओं को हम भाग देते हैं तो वो क्या कहलाती हैं? भाज्य कहलाती हैं। तो संख्याएं भाज्य होती हैं और मासा भाजक होता है। समझ गए होंगे प्यारे बच्चों इस फैक्ट को। मासा से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो आप इसको याद रखेंगे, मासा से बड़ा कोई ऐसी संख्या नहीं होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे। मासा से छोटी संख्या हो सकती है लेकिन वो मासा नहीं कहलाएंगी। सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करेगा प्यारे बच्चों वही मासा होगा। पांचवा फैक्ट
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब दी गई संख्याओं का अनुपात लिया जाता है तो उनके मध्य से कट जाने वाली संख्या क्या कहलाती है? वह निश्चित संख्या मासा होती है, या अनुपातिक संख्याओं में मासा से गुणा कर दी जाए तो दी गई संख्याओं के मान प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं प्यारे बच्चों। ये है हमारा 18 और 24, दो संख्याएं हैं। 18 और 24 दो संख्याएं हैं। अब हम इनका अनुपात लेते हैं। 18 अनुपात 24 यानी 18/24। तो 6×3 = 18 और 6×4 = 24 यानी 3:4। हम इनको 3:4 के रूप में लिख सकते हैं। तो इनमें से कट जाने वाली संख्या कौन सी है प्यारे बच्चों? 6। यानी 6 ने 18 को भी विभाजित किया और 6 ने 24 को भी विभाजित किया। तो 6 इसके अंदर से कट गया। तो जो संख्या कट गई है समान रूप से दोनों संख्याओं में से, तो प्यारे बच्चों वो मासा कहलाती है। अनुपातिक संख्याओं में जो संख्या कट जाती है वो मासा कहलाती है। आप 6 से गुणा कर दीजिए 3 को और 4 को, तो आपको वो संख्याएं क्या होंगी? प्राप्त हो जाएंगी। यानी मासा से अनुपातिक संख्याओं में, ये अनुपात में है 3 और 4, मासा से, मासा है 6, मासा से अनुपातिक संख्याओं में क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो 6×3 = 18 और 6×4 = 24। तो हमें क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों? मासा मिल जाएगा। यानी संख्याओं को अनुपात में रखने पर उनके मध्य से जो संख्या विभाजित हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? मासा कहलाती है। जैसे कि हम समझ लेते हैं 3 और 4 दो संख्या अनुपात में है। जब इन संख्याओं को अलग अलग लिखेंगे, जब इन संख्याओं को अलग अलग लिखेंगे तो उनके गुणा में कोई उभयनिष्ठ पद मान लेते हैं। सपोज दैट हमने x मान लिया, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x और 4x। तो जो हमने गुणा में x माना है प्यारे बच्चों, तो वो क्या है? हमारा मासा है। मासा है। यदि हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी तो हम दी गई संख्याओं को अलग अलग बता सकते हैं। तो यानी x यानी मासा की वैल्यू हमें पता लग जाएगी तो दी गई संख्याओं में गुणा करके हम अलग अलग संख्याओं को बता सकते हैं। नीचे मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दिए हैं जो आपको करने हैं। मासा पे आधारित प्रश्नावली को मैं आगे कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, कोई सवाल नहीं बचेगा। जो मासा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर आधारित कोई सवाल नहीं बचेगा। बस आपको ध्यान पूर्वक इन सवालों को समझना है। हमें कंसेप्ट क्लियर करनी है। जब हम उसके बेसिक को बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे, जब उसको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे तो हमें किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको आप रिवाइज कर लेंगे और किस कोई समस्या है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस नोट की पीडीएफ आप नीचे यूट्यूब चैनल के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैथ हो या जीएस का कोई सब्जेक्ट हो, कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट के बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक के बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे बेसिक क्लियर होते हैं तो हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जो भी मैथ के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स बनाई जाती हैं सारी की सारी बेसिक्स को बिलोंग करती हैं। तो आप अपने बेसिक्स पे काम करिए, अपने बेसिक्स को हमेशा क्लियर रखिए। जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे तेज़ जुकाम हो रखा है, जिस वजह से वीडियो में मेरी आवाज़ कहीं कहीं इंटरप्ट हुई है। फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको मासा का बेसिक मैं समझा सकूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले सवाल में मिलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं जहां हम सवालों को सॉल्व करेंगे, मासा पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।